था क्या? अरे सर, मैं वही तो बता रहा था। आपने कैलकुलेशन में रॉकेट का मास कांस्टेंट मान लिया, लेकिन बारूद जलने से इसका मास लगातार कम होगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी और ऊपर की तरफ नेट फोर्स बढ़ती रहेगी। इसलिए रॉकेट का एक्सीलरेशन भी लगातार बढ़ता रहेगा। तो क्या यहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन काम नहीं करेंगी? करेंगी सर, लेकिन हर मोमेंट के लिए इक्वेशन में अलग अलग एक्सीलरेशन लिखना होगा। तो इतनी सारी इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे? बारूद जलने की वजह से रॉकेट का मास हर सेकंड 1 किलोग्राम से कम होता जाएगा और नीचे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी टाइम पे रॉकेट का मास गुने जी होगी। थ्रस्ट और ग्रेविटेशनल पुल को माइनस करके जो नेट फोर्स आएगी उसको रॉकेट के मास से डिवाइड कर दें तो रॉकेट के एक्सीलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। गौर करें तो टाइम के साथ डिनोमिनेटर घटेगा और न्यूमरेटर बढ़ेगा, मतलब ऊपर जाते जाते रॉकेट का एक्सीलरेशन बढ़ेगा। इसीलिए रॉकेट ज्यादा ऊपर चला गया। लेकिन एग्जैक्टली कितना ऊपर गया? सर कमर कस लीजिए, कैलकुलस इस्तेमाल होने वाली है। डिस्टेंस से पहले वेलोसिटी निकालनी होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जिसको ऐसे इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन हमारे केस में एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए वेलोसिटी की ये इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को अगर लॉन्च के टाइम से किसी भी टाइम t तक इंटीग्रेट करें तो हमें रॉकेट की उस टाइम पे वेलोसिटी मिल जाएगी और इस वेलोसिटी को फिर से इंटीग्रेट करके रॉकेट की हाइट आ जाएगी। क्योंकि बारूद 10 सेकंड तक जलेगा तो यहाँ t को 10 रख के रॉकेट 10 सेकंड बाद कितना ऊपर गया और वहां उसकी वेलोसिटी कितनी होगी दोनों निकाल सकते हैं। रियल लाइफ में चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं? लेकिन ये भी तो देखो कि अगर इंटीग्रेशन आता है तो रियल लाइफ की कितनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। क्या तुम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो?